नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 13 जून 2024 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोट है गांधी जी का। इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखो, ये बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। सब ने पढ़ा है और बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ना कई बार हम ना अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हम सिंपल से सिंपल कोट्स को भी भूल जाते हैं। लाइफ में उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं जो चीज़ें हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, हमारे शुभचिंतक हमें सिखाते आए हैं, उन्हें भी हम इग्नोर करने लगते हैं। प्री देखो अब नज़दीक है, 16 जून है, 16 जून को प्री है, आज 13 जून है। तो लास्ट के 3 दिनों में देखो, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी। समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक कॉमन एग्जांपल। 2 लोग हैं ए बी। ए के पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बड़ी कोठी है, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बहुत सोना चांदी सब है, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली ए पर्सन को ना कुछ डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल इलनेस है, मेंटली खुश नहीं है ए पर्सन। तो वो ना अपनी वेल्थ को यूज़ भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वेल्थ काम में आए मेडिकली इलाज के लिए, बल्कि जो प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड या फिर मेंटली हेल्थ रिलेटेड, उनकी वजह से ना ए वो नहीं कर पाएगा जो ज़िंदगी में वो करना चाहता है। वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो अपनी मनपसंद का खाना नहीं खा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बी पर्सन है, ज़्यादा वेल्थ नहीं है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है बी के द्वारा, और इसके अलावा ध्यान दिया जाता है बॉडी पे, बैलेंस डाइट कंज्यूम की जाती है, स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। तो थोड़ी वेल्थ होने के बावजूद भी बी अपनी लाइफ जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से बिताएगा। सिंपल एग्जाम्पल है। एक और फेमस कोट है, ये तो देखो बहुत ही ज़्यादा सही है। हमारे जीवन में ना हमको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लगता है कि यार वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। किसी को शादी की प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स ना उस समय छोटी लगने लगती हैं जब ना कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लगता है कि यार ये बीमारी ठीक हो जाए, ये हेल्थ ठीक हो जाए, बाकी तो चीज़ें सेकेंडरी हैं। फिर ये लगने लगता है, समझ गए, वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ अंटिल वी हैव मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। तो हेल्थ पे ध्यान जरूर दीजिए। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, हीट वेव को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में नोटिफाइड डिजास्टर में शामिल कर लिया जाए। ये बहुत सारे राज्यों की मांग है, डिटेल से जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी बहुत अच्छा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा ध्यान ना अनएम्प्लॉयमेंट पे है। अनएम्प्लॉयमेंट पे हम सब बात करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो सिम्टम है। रियल क्राइसिस जो है वो एजुकेशन सिस्टम में है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। तो ये जॉब्स और एजुकेशन को इंटरलिंक करने वाला आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में तीसरा जो आर्टिकल है वो फैटी लीवर डिजीज एपिडेमिक से संबंधित है, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हीट वेव्स को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे इंक्लूड करने से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आज के समय में ना देश के अलग अलग पार्ट्स में हीट वेव्स का प्रकोप चल रहा है। मतलब काफ़ी सीवियर हीट वेव्स देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो चुके हैं। तो ना अलग अलग राज्य ये मांग कर रहे हैं कि हीट वेव्स को ना नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे शामिल किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर इससे हो क्या जाएगा? इससे देखो हो ये जाएगा, फिर ना स्टेट गवर्नमेंट से अगर कुछ स्टेप लेंगे ना हीट वेव्स को प्रिवेंट करने के लिए, हीट वेव्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उस पे जो खर्चा आएगा उसके लिए पैसा निकाल सकेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। अभी ना स्टेट गवर्नमेंट्स को ना अलग से खर्चा करना पड़ता है हीट वेव से निपटने के लिए, और वो
एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हीट वेव्स को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नोटिफाइड डिजास्टर में शामिल कर लिया गया ना, तो फिर हीट वेव से निपटने के लिए स्टेट्स जो पैसा खर्च करेंगे ना, उन्हें अलग से नहीं खर्चा करना पड़ेगा, वो एसडीआरएफ से निकाल के और एनडीआरएफ से निकाल के खर्चा कर लेंगे। देखो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, ये 2005 में आया था, क्योंकि उससे पहले 1999 में उड़ीसा में जबरदस्त सुपर साइक्लोन आया था, जान और माल का भयंकर नुकसान हुआ था। इसके बाद 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी लहरें आई थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इन परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर आंसर्स में आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप डेफिनेशन ये लिखोगे, डिजास्टर का ये मतलब है कैटास्ट्रोफी, मिसहैप, कैलमिटी या फिर कोई ग्रेव ओकरेंस, कुछ भी रीजन के कारण होता है, नेचुरल रीजन के कारण या फिर मैन मेड काजेज के कारण, जिसकी वजह से देखो लाइफ का भयंकर नुकसान होता है, प्रॉपर्टी तबाह होती है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। अब ये डेफिनेशन है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं। शायद आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा, सर ये सिमिलर से वर्ड्स हैं, ये कैटास्ट्रोफी, मिसहैप, कैलमिटी, क्या मतलब है इन चीज़ों का? मतलब कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। देखो कैटास्ट्रोफी और कैलमिटी दोनों वैसे थोड़े सिमिलर से वर्ड्स हैं, लेकिन कैटास्ट्रोफी में ना बड़े स्केल में डिजास्टर आता है और बड़े स्केल पे तबाही होती है। जैसे सुनामी लहरें आई, सुनामी लहरों का प्रकोप एक बड़े एरिया में देखने को मिला, समझ गए? सीवियरिटी ज़्यादा होती है कैटास्ट्रोफी में एज कंपेरिजन टू कैलमिटी, और जो मैग्नीट्यूड है डिजास्टर का, मतलब कितना बड़ा डिजास्टर आया, कितनी बड़ी तबाही हुई, वो भी ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है कैटास्ट्रोफी में एज कंपेरिजन टू कैलमिटी। कैटास्ट्रोफी का एग्जाम्पल 2004 की सुनामी लहरें और कैलमिटी का एग्जाम्पल आप भूकंप ले सकते हो। मान लीजिए एक सिटी में भूकंप आ गया। और मिसहैप तो देखो एक छोटा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, जैसे किचन में आग लग गई, जो गैस था वो खुला छोड़ दिया, किचन में आग लग गई जिसकी वजह से डैमेज हुआ, लेकिन इतना बड़े स्केल पे नहीं। तो ये जो मतलब है इन वर्ड्स का, कैटास्ट्रोफी, मिसहैप, कैलमिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। और रीजंस दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी, मैन मेड भी। मैन मेड से ना एक चीज़ याद आ गई, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है। एक छोटी बच्ची स्कूल में कुछ पढ़ती है और घर आने के बाद अपनी मम्मी को बोलती है कि हमेशा ये मैन मेड क्यों होता है, वुमन मेड क्यों नहीं होता, या फिर ह्यूमन मेड क्यों नहीं होता। लेकिन बच्ची की मदर के पास में इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। पता नहीं आज के समय में भी ये जो शब्दावली है ये क्यों प्रचलन में है। इतना तो देखो हम कर ही सकते हैं, मैन मेड टाइप के वर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। राइटर कहते हैं, देखो एक खास बात ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं ना, मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन सी नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं। जैसे साइक्लोन, ड्रोट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव्स, ये 12 कैटेगरी की नोटिफाइड डिजास्टर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। अब होता ये है, 12 में से कोई भी डिजास्टर किसी राज्य में आता है ना, भगवान ना करे आए, लेकिन आता है ना, तो ना स्टेट गवर्नमेंट एसडीआरएफ से पैसा निकाल के यूज कर सकता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। और अगर 12 कैटेगरी के डिजास्टर में से कोई आया है, इवन एसडीआरएफ में भी पैसा खर्च हो गया, तो फिर स्टेट जो है ना, इवन एनडीआरएफ से पैसा निकाल के खर्च कर सकता है उस 12 कैटेगरी में से कोई डिजास्टर आया है तो उससे निपटने के लिए। इसी वजह से तो मांग कर रहे हैं अलग अलग राज्य कि ये 12 कैटेगरी की डिजास्टर है ना, इसमें हीट वेव को भी ऐड किया जाए, ताकि वो एसडीआरएफ पहले और उसके बाद यहाँ से भी पैसा खर्च हो जाए तो एनडीआरएफ से पैसा निकाल के यूज कर सकें। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनमें पैसा भरता कौन है? देखो अगर कोई नॉर्मल राज्य है तो 25% पैसा स्टेट देता है, बाकी 75% देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ राज्य है, तो फिर देखो 10% पैसा वो राज्य देता है जिसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है, और बाकी 90% फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आप देख लीजिए लिस्ट, एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए है कि 2023-24 में किस राज्य ने कितना पैसा खर्च किया एसडीआरएफ से। और सिर्फ 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में फ्लड आई थी कुल्लू में, और सिक्किम में भी फ्लड आई थी। सिर्फ इन 2 राज्यों ने एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ से पैसा निकाला, बाकी किसी राज्य ने नहीं निकाला, क्योंकि ये 2 राज्य ही डिजास्टर से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद पॉइंट पे आते हैं, हीट वेव्स को क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में शामिल करने की मांग राज्य कर रहे हैं। देखो, इंडिया के लिए हीट वेव कोई नई चीज़ नहीं है। सदियों से हीट वेव से सफ़र करता आया है हमारा देश। हमारे देश के नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बड़े पार्ट्स में हर साल हीट वेव आती है और गर्मियों में देखने को मिलती है। लेकिन देखो, एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, पिछले 15 सालों में ना सीवियरिटी जो है हीट वेव की और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। हीट वेव पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंस आने लगी है, ज़्यादा जल्दी जल्दी आने लगी है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है, और जिनको मजबूरी है उनको तो देखो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो डेली वेजर हैं, जिनको पैसा कमाना है, नहीं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, तो उनको मजबूरी में बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर निकल के काम करते हैं हीट वेव के दौरान, तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, लगातार देखो गर्म मौसम में काम करने की वजह से बॉडी ना अंदर के टेम्परेचर को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती, तो इंसान बीमार हो जाता है। 23 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो हीट वेव से वल्नरेबल हैं। अब देखो, हीट वेव से निपटने के लिए ना अलग अलग राज्य अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। जैसे देखो, शेडिड स्पेस की व्यवस्था करना, मतलब छप्पर वगैरह लगवाना ताकि छाया रहे, शेड रहे और लोगों को राहत मिले। इसके अलावा सिंपल ओआरएल सॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, गर्मियों में जो पीने का जैसे ग्लूकोन डी वगैरह है, ये सिंपल जो ओरल सॉल्यूशंस है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। स्कूल्स की जो टाइमिंग है उसे चेंज करना ताकि एक्सट्रीम धूप में बच्चों को बाहर ना निकलना पड़े। इसके अलावा कॉलेज और ऑफिस के वर्किंग आवर्स में भी बदलाव करना। तो ये सारे स्टेप कई बार राज्य सरकारों के द्वारा लिए जाते हैं। बट देखो, इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करवाने में ना, जैसे ओरल सॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेड की व्यवस्था करवाना, अब इन सब स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को चाहिए पैसा, जो उन्हें अपने आप से खर्च करना पड़ता है, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ से वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज हीट वेव्स नोटिफाइड डिजास्टर में शामिल नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। तो स्टेट्स मांग करते आए हैं। फाइनेंस कमीशन ने पिछले 3 फाइनेंस कमीशन से स्टेट्स ने मांग की है कि भाई हीट वेव को कर दो कर दो कर दो, लेकिन फाइनेंस कमीशन ना संतुष्ट नहीं है। 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भैया आपको ना एक छूट दे रखी है, आप ना एसडीआरएफ में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो पैसा पड़ा है ना, उसका 10% पैसा आप लोकल डिजास्टर्स के लिए खर्च कर सकते हो, ऐसी आपको छूट है। तो आप एसडीआरएफ का 10% पैसा यूज कीजिए ना, उसमें तो आपके पास में डिस्क्रिशन है। समझ गए? एसडीआरएफ का जो पैसा है ना, उसका 10% कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोकल डिजास्टर के लिए यूज कर सकती है। और हीट वेव, लाइटनिंग, ये लोकल डिजास्टर है, तो अलग अलग राज्य सरकारों को एसडीआरएफ का 10% पैसा यूज करना चाहिए। और कुछ राज्यों ने किया भी है, जैसे हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, उड़ीसा ने, केरला ने किया भी है। सेंटर की देखो अपनी मजबूरी है, वो हीट वेव को क्यों नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में शामिल कर रही। सरकार का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे ना फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी। क्योंकि देखो, कोई भी डिजास्टर से जब किसी की डेथ हो जाती है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो डिजास्टर्स दिए हुए हैं, किसी भी डिजास्टर की वजह से डेथ हो गई तो 4 लाख रुपए सरकार को देना पड़ता है, और जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें भी कंपनसेशन देनी पड़ती है। अब हीट वेव्स की वजह से ज़्यादा लोग मरेंगे तो सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब सरकार पे चैलेंज ज़्यादा आएगा। अभी तो सिर्फ देखो 500 हीट रिपोर्टेड डेथ्स हैं, लेकिन एक बार जब लोगों को पता लगेगा
हीट वेव से डेथ की वजह से पैसा भी मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि डेथ हीट वेव से हुई है। और साइंटिफिकली देखो, हीट की वजह से ना किसी की डेथ नहीं होती, लेकिन अब ऑलरेडी कोई ज़्यादा बीमार है, एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है, वो ना बढ़ जाती हैं हीट की वजह से, और उन कंडीशंस की वजह से डेथ होती है, ना कि हीट की वजह से। तो ये साबित करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि डेथ जो है वो हीट वेव की वजह से हुई है, क्योंकि एक्चुअल में डेथ हीट की वजह से नहीं होती। ऑलरेडी कोई बीमारी होती है ना, वो बढ़ जाती है हीट की वजह से, और तो डेथ होती है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो डर ये भी है, पिछले 5 सालों में 15वें फाइनेंस कमीशन ने अलग अलग राज्यों के एसडीआरएफ को जो 1,60,153 करोड़ दिए हैं ना, अगर लाइटनिंग और हीट वेव को ऐड किया गया तो ये बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा, और बाकी डिजास्टर्स के लिए अगर कोई डिजास्टर आती है तो पैसा बचेगा ही नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, हीट वेव को डिजास्टर मैनेजमेंट में एज ए नोटिफाइड डिजास्टर शामिल किया जाए या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है जॉबलेस यूथ एंड एजुकेशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 में एजुकेशन से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो, किसी भी देश में ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल है, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी की जॉब चली जाती है, मार्केट में वो कोशिश करता है दोबारा से जॉब हासिल करने की, ये साइकिल चलता रहता है। बट देखो, अभी ना अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखोगे ना, आपको ये जानने को मिलेगा, अभी देखो जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, उसमें से 1/3 से थोड़ा कम, यानी 33.33% से थोड़ा कम, 32% मान लीजिए, वो अनएम्प्लॉयड हैं। समझ गए? सिर्फ 68% लोग की जॉब लग पाती है, बाकी 32% की नहीं लग पाती। और देखो, जिनकी लग पाती है वो भी ऐसा नहीं कि कई बार अपनी मनपसंद जॉब लग पाती है, जैसे तैसे करके वो जॉब हासिल कर लेते हैं। कई बार अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जॉब जो है उनकी स्किल को मैच नहीं करती, वो भी वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है। लेकिन राइटर बोलते हैं लिटिल लेस देन 1/3 आर अनएम्प्लॉयड। ग्रेजुएट्स की हम बात कर रहे हैं, और जिन्होंने देखो सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन हासिल की है ना, उसमें से 5 में से 1 जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इतना बोलने के बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। राइटर कहते हैं, देखो वैसे हम सुनते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर स्किल्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, जिसके इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। अगर देखो ऐसे लोग मार्केट में हैं जिनके पास बढ़िया स्किल है, जिसकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी एजुकेशन हासिल की है, और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो है देखो परेशानी की बात। लेकिन देखो अच्छी चीज़ ये है, आप इसे अच्छी बोलिए बुरी बोलिए, कि ना वास्तव में जो लोग जॉब खोज रहे हैं ना, उनके पास में प्रॉपर स्किल है ही नहीं। क्योंकि जिनके पास में स्किल है ना, वो जैसे तैसे करके थोड़ा समय लग सकता है, उनको जॉब मिल जाती है। तो ये सब बोल के राइटर बोलते हैं प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन में है। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक सिम्टम है, लेकिन बीमारी एजुकेशन सिस्टम में है। समझ गए? आज के समय में देखो, अच्छी एजुकेशन लिमिटेड लोगों के पास में है, अच्छी स्किल लिमिटेड लोगों के पास में है, और उनको जॉब हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। समझ गए? आज के समय में देखो, लोगों के पास में ना डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट हैं, लेकिन ये नाम के हैं, मीनिंगफुल एजुकेशन नहीं है, मीनिंगफुल स्किल नहीं है, जिसकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। अब देखो, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के बेस पे, जब कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, नाम की डिग्री मिल गई, अब उसके बेस पे जॉब हासिल करना, जॉब नहीं मिल रही है, वो सिर्फ आज के समय में ना एक विशफुल थिंकिंग रह गया कि हाँ बैठे बिठाए जॉब मिल जाए, हमारे पास डिग्री है। वो टाइम चला गया, पहले हुआ करता था ये टाइम। आज के समय में इन डिग्रीज की, इन सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। बिल्कुल देखो, स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की ही है। आपने इतना एजुकेशन व्यवस्था को खराब क्यों होने दिया कि डिग्रीज और सर्टिफिकेशन की वैल्यूज नहीं है? दिक्कत हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस क्राइसिस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है।
समझे? हमें देखो रीस्ट्रक्चर्ड एजुकेशन चाहिए। अभी सरकार ने जितना खर्च कर रही है एजुकेशन पे, इनफ नहीं है, सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। राइटर का तो ये भी व्यू पॉइंट है। अभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शंस को एजुकेटेड करने के लिए और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर सीट्स दिलवाने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, हमें इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, ताकि उन बच्चों में भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन से संबंध रखते हैं ना, लर्निंग आउटकम उनमें ज़्यादा हो। क्योंकि कई बार राइटर का ये मानना है रिजर्वेशन से ना सीट तो मिल जाती है कॉलेज में, लेकिन कई बार फिर वो जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो स्किल नहीं आ पाती, जिस वजह से फिर जॉब नहीं लग पाती। तो राइटर कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, लेकिन हाँ, मार्जिनलाइज सेक्शंस को अपलिफ्ट करना जरूरी है और जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर ले जाना जरूरी है। इस बात से वो इनकार नहीं करते। सब्स्टिट्यूट जैसे कि देखो, छोटी क्लासेस में ही, स्कूल में ही जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चे हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको बराबर लाया जाए। जैसे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के उनके लिए स्कूल में ही कुछ एक्स्ट्रा करके, बजाय इसके कि वेट किया जाए जब वो 12वीं पास करेंगे तब जाके उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, उन्हें लाभ पहले ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी का जो रोल है एजुकेशन में वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा इस पर ध्यान देना जरूरी है कौन से कोर्सेज अभी एजुकेशन में ऑफर किए जा रहे हैं और कौन से नहीं किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम फैकल्टी मेंबर्स को कैसे रिक्रूट किया जा रहा है, उनको कैसे प्रमोशन दिया जाता है, इन सब चीज़ों को सीरियसली रिकंसिडर करना जरूरी है। एजुकेशनल संस्थानों को कैसे लैंड एलोकेट किया जाता है, इसको फिर से रिविजिट करना जरूरी है। हमें देखो स्किल इंडिया प्रोग्राम से आगे जाना होगा। स्किल इंडिया प्रोग्राम सफल साबित नहीं हुआ है। नेक्स्ट, और जो ये सर्टिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, डिग्रीज की, डिप्लोमा की सर्टिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए कि क्यों देश में एजुकेशन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई डिग्रीज पे विश्वास ही नहीं करता कि हाँ मेरे पास डिग्री है, तो भी कोई मानता ही नहीं है कि तुम्हें कुछ आता होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसे फिर से रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो जिन लोगों के पास में हाई ग्रेड है ना, डिग्रीज में ज़्यादा मार्क्स हैं, गारंटी नहीं है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं यानी टैलेंटेड है। ये भी हो सकता है कि रट्टा मार के उन्होंने ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, पेपर लीक होता रहता है, एग्जामिनेशन हॉल्स में चीटिंग होती है, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, अपने चहेतों को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। ये सब तो देखो एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिग्री में ज़्यादा मार्क्स आ गए, लेकिन दूसरी भी तो प्रॉब्लम्स है ना। दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे देखो हमारे देश में एग्जामिनेशंस अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जिससे अच्छे से ये पता लग सके कि स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। ये पता नहीं लगता अच्छे से एग्जामिनेशंस के माध्यम से, मतलब एग्ज़ाम की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती। तो मतलब जैसे देखो हाई स्कोर का होना बताता नहीं है कि स्टूडेंट कितना रिलायबल है या अनरिलायबल है, उसी प्रकार से लो स्कोर के होने से भी ये पता नहीं लगता कि स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं है। कई बार टैलेंटेड लोगों के स्कोर जो हैं वो कम होते हैं। फिर राइटर बोलते हैं आज के समय में ना यंग लोगों के लिए बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस आ गए हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, यूट्यूब वीडियोस को क्रिएट करना है, लेकिन मेन स्ट्रीम में ना कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, कुछ यूट्यूबर कोर्स वगैरह जरूर लॉन्च करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। तो जब तक ऐसे लोग यूट्यूबर्स वगैरह, स्टैंड अप कॉमेडियन अगर कुछ अच्छा ना कर लें तब तक उन्हें अनएम्प्लॉयड ही माना जाता है, उन्हें बेरोजगार माना जाता है। फिर देखो राइटर ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग ना ये बोल देते हैं कि यार ज़्यादा एजुकेट करके क्या करोगे, बच्चों को जॉब तो है नहीं मार्केट में। बट फिर से समझने की आवश्यकता है, मार्केट में ना उन लोगों के लिए जॉब नहीं है जिनके पास में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास में स्किल नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो जॉब है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उनको देर सवेर जॉब मिल ही जाती है अच्छी। इसलिए देखो जहां एक तरफ एजुकेशन यूजफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन यूजफुल है, स्किल जरूरी है। तो जब भी हम फाइनेंस मिनिस्टर को दोष देना कि भाई साहब आप जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हो, इकोनॉमी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ हम एजुकेशन मिनिस्टर को भी दोष दें कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतने बड़े क्राइसिस हैं एजुकेशन सिस्टम में, आप क्यों नहीं स्टेप ले रहे हो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। इस मुद्दे पर राइटर सही बोलते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता। एजुकेशन सिस्टम में क्राइसिस है, बट
नो वन वांट्स टू टॉक। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फैटी लीवर डिजीज एपिडेमिक से संबंधित है। आप सिलेबस में देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, आज इंटरनेशनल फैटी लीवर डे है और थीम है इस बार की एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये फैटी लीवर डिजीज होता क्या है। आप एक बार यहां पे ना ध्यान से देखिए। फैटी लीवर डिजीज में देखो क्या होता है, जो लीवर के सेल्स हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो इससे ना बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊं। देखो परंपरागत रूप से ना ये माना जाता था कि ज़्यादा शराब वगैरह पीने से लीवर खराब हो जाता है, बट ना पिछले कुछ सालों में एक नए तरह का फैटी लीवर डिजीज इमर्ज होके आया है जिसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मैं फिर से बोलता हूं, पहले तो ना लीवर के डिजीज को सिर्फ शराब से जोड़ के देखा जाता था, बट पिछले कुछ सालों में नया फैटी लीवर डिजीज इमर्ज होके आया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब ये जो कंडीशन है ना, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये देखो क्लोजली लिंक है बाकी कुछ कंडीशंस के साथ में, जैसे मेटाबॉलिक हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, इवन रिस्क है कैंसर के डेवलप होने का भी। इस वजह से ना ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को नाम दिया गया है MASLD। मैं फिर से बोलता हूं MASLD। क्या फुल फॉर्म है इसका? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरियोटिक लीवर डिजीज, MASLD। आप बोलोगे सर ये क्या नाम ले रहे हो आप बार बार। देखो सिंपल है, पहले मैंने बोला आज पहले ना सिर्फ फैटी लीवर डिजीज को सिर्फ शराब से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन आज के समय में ना अलग अलग तरह के बिना शराब वाले भी फैटी लीवर डिजीज इमर्ज होके आने लगे हैं, उनको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। लेकिन ना ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ने कुछ दूसरी कंडीशन से भी लिंक्ड है, जैसे मेटाबॉलिक हेल्थ, हार्ट की हेल्थ और इवन कैंसर के डेवलप होने का भी खतरा है। इसलिए ना इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को ना अलग से एक नाम दे दिया गया है MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरियोटिक लीवर डिजीज। अब इस प्रकार के ना फैटी लीवर डिजीज से ना मतलब अलार्मिंग इसलिए है ये क्योंकि ग्लोबली 25 से लेकर 30% जो पॉपुलेशन है ना वो इस प्रकार के फैटी लीवर डिजीज से पीड़ित है। और जब देखो मोटापा हो, डायबिटीज हो तो इसका खतरा ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ गए? राइटर बोलते हैं देखो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना, जैसे रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, इससे ना मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ जाती हैं। देखो जब बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करती है ना, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, ताकि ग्लूकोज जो बहुत ज़्यादा बॉडी के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बट देखो लगातार ही आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते जाओगे तो फिर ना इंसुलिन का ना रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। मतलब सेल्स जो हैं वो इंसुलिन की बात मानने से इनकार कर देते हैं कि हाँ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करो, इंसुलिन की बात मानने से इनकार कर देते हैं सेल्स, रेसिस्टेंस आ जाता है। तो फिर इससे जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ना वो देखो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो फैट फिर लीवर में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीवर में ना फैट जमा होता रहता है और इस वजह से फिर फैटी लीवर डिजीज इमर्ज होके आता है अगर इसको टाइमली चेक ना किया गया तो। इस देखो फैटी लीवर डिजीज से ना एक दिक्कत ये है, शुरुआत में जब ये फैट जमा होता रहता है ना तो पता नहीं लगता, बाद में जाके पता लगता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए इस चीज़ को एड्रेस करने का ना एक सॉल्यूशन ये है रेगुलर स्क्रीनिंग। रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब आप समय समय पे जांच करवाओ। हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर आपसे पूछेगा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, ये सब चीज़ें आप रेगुलर ढंग पे करवाओगे ना तो फिर शुरुआत में ही फैटी लीवर डिजीज़ के पकड़े जाने का जो चांसेस है ना वो ज़्यादा है। सॉल्यूशन देखो यही है, टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग होनी चाहिए बॉडी की ताकि पहले से डिजीज़ का पता लग सके। ये दो क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं आज। पहला देखो हीट वेव से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब से संबंधित है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।